अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 10। हमने कल इसके एमसीक्यूज़ और रिव्यू एक्सरसाइज की थी, रिव्यू क्वेश्चन किए थे। उम्मीद है कि वो आपने याद कर लिए होंगे। आज हमने इसका एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करना है जी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जहाँ तक पेपर में आने का सवाल है, हर पोर्शन में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाजमी आता है। यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। उसमें हर एक में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हर पोर्शन में कम से कम एटलीस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाजमी होता है। और ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली बुक के अंदर, समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्टली इनके आंसर बुक के अंदर नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा हमें इन्हें अलहदा से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10.1। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में रिपीट होता है। 10.1, if the length of simple pendulum is doubled, what will be change in time period? अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आती है? इसको पहले आपने मैथमेटिकली प्रूफ करना है, और मैथमेटिकली प्रूफ करके फिर आपने उसका रिजल्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो वी नो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपने जो क्वेश्चन की दी गई कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लेट L डैश इज इक्वल टू 2L। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये था कि इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाता है, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, तो इसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आती है? तो यही हमने कंडीशन के मुताबिक पुट किया, L डैश इज इक्वल टू 2L। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो T से हो जाएगा T डैश, T डैश इज इक्वल टू 2 पाई, बिल्कुल वैसे ही L की जगह आपने 2L पुट कर देना है ओवर G अंडर रूट। यानी कि इसमें आपने ये किया, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट, इसमें आपने ये काम किया कि जहां पर L लिखा था उसकी जगह 2L कर दिया। यानी कि सिंपली आपने सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 को आपने अलहदा कर लिया और L ओवर G अंडर रूट को अलहदा से लिख लिया। T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 अलहदा कर लिया आपने, और अंडर रूट L ओवर G आपने अलहदा कर लिया। अब आपने ये करना है कि ये जो स्क्वायर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, इसको लेफ्ट साइड पे पहले लिख लें। T डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आपने स्टार्ट में लिख लिया, और साथ ब्रैकेट में 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। T डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पहले आ गया, 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। तो अब इस फॉर्मूले से देखिए, जो 2 पाई L ओवर G अंडर रूट है वो T के इक्वल है। 2 पाई L ओवर G अंडर रूट T के इक्वल है, तो T डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 T। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा ये दोबारा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अपनी नौयत का ये मुनफरिद क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। क्वेश्चन में कहता है, इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, व्हाट विल बी चेंज इन द टाइम पीरियड। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए
तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगी। और ये क्वेश्चन 2015 में बोर्ड में भी आ चुका है। तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन आपको ये देता है कि इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो L डैश इज इक्वल टू 2L, तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई, जहां पर L लिखा है वहां पर आपने 2L लिख देना है, जहां पर L लिखा है वहां पर आपने 2L लिख देना है। तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई, अंडर रूट 2 अलहदा कर लिया और अंडर रूट L ओवर जी आपने अलहदा कर लिया, तो T डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और साथ ब्रैकेट में 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। अब ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट, इसकी वैल्यू T के इक्वल है, तो T डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 T। यहां पर इसका नोट्स में भी कंक्लूजन लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड इज अंडर रूट 2 T। तो यहां पे आपने क्या करना है कि इसकी रिजल्ट की हेडिंग देनी है। ये सारा प्रूफ करने के बाद, इफ द लेंथ of simple pendulum is doubled, its time period will be अंडर रूट 2 T। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, जब आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं, जब आप सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं, इट्स टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2 T। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट 2 T के इक्वल हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने इसमें बहुत ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा गौर करना है इस पर, कि कुछ स्टूडेंट्स अंडर रूट को इग्नोर कर देते हैं। वो ऐसे लिखते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड विल बी डबल्ड। ऐसा नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अंडर रूट 2 1.414 के इक्वल होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को 1.414 से मल्टीप्लाई करें तो ये डबल नहीं हुआ, बल्कि अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में कहें तो ये तो 1.5 यानी कि 1.5 भी नहीं हुआ, 1.5 टाइम्स भी नहीं हुआ। तो आपने ये आंसर बिल्कुल नहीं लिखना। अक्सर जब पेपर चेक होने में आते हैं तो उसमें आंसर लिखा होता है, बगैर किसी प्रूफ के आंसर लिख दिया जाता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड इज डबल्ड। ये गलत है। सही है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाता है, इट्स टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2 T। इसका टाइम पीरियड अंडर रूट 2 T के इक्वल हो जाता है। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो इसका टाइम पीरियड अंडर रूट 2 T के इक्वल हो जाता है, और अंडर रूट 2 T 1.414 के इक्वल है, यानी कि 1.4 टाइम्स हो जाता है ये, जो कि 1.5 यानी कि डबल की बजाय ये तो 1.5 से भी कम है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10.2, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of a ball is simple harmonic motion? Explain. एक बॉल को सर्टेन हाइट से फेंका गया और ये आके जब फ्लोर से टकराता है, इट कीप्स बाउंसिंग, तो ये बाउंस होता रहता है, यानी कि फ्लोर से टकराकर दोबारा बाउंस होकर ऊपर आता है, फिर फ्लोर से टकराता है, फिर बाउंस होता है, तो इस तरह ये बाउंस होता रहा।
तो क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग। एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से फेंका गया एंड इट्स कीप्स बाउंसिंग, और ये जमीन से टकराकर वापस होता रहता है। इस दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो आपसे पूछ ये रहा है कि क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है? क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है? एक्सप्लेन। इसके लिए पहले एक आप छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करें। ये एक बॉल, इसको सर्टेन हाइट एज से ड्रॉप किया गया, सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया। ये जमीन से आके हिट करता है और हिट करके ये ऊपर जाता है, दोबारा फिर ये जमीन से आके हिट करता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह ये बाउंस होता रहता है, जमीन से टकरा के बार बार ऊपर की तरफ जाता रहता है। इस द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है? तो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन the acceleration of a body is directly proportional to the displacement from mean position. Acceleration of a body is directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards the mean position. तो सबसे पहली चीज, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है, जबकि ये जो बॉल है ये वाइब्रेटरी मोशन नहीं कर रहा। दिस इज जस्ट लीनियर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, जो नोट्स में है आप वो लिख सकते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट मूव्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर आप लिख लें, बेहतर है। No, the body does not fulfills the condition of simple harmonic motion. No, the body does not fulfill the condition of simple harmonic motion. Its motion is just linear motion under the action of gravity. एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ते हैं। A ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball is simple harmonic? Explain. एक बॉल को एक सर्टन हाइट से, एक मखसूस हाइट से फेंका गया और वो फ्लोर से टकराकर बाउंस करता रहता है, फ्लोर से टकरा के बाउंस होता रहता है। तो क्या बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है? एक्सप्लेन करें। तो क्या बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है? एक्सप्लेन करें। देखिए, जब ये बॉल एक सर्टेन हाइट से ज़मीन पर फेंका गया, ये ज़मीन से टकराता है, बाउंस बैक होता है, फिर ऊपर आता है, फिर ये ज़मीन से टकराता है, फिर बाउंस बैक होता है। तो इस तरह से ये इट कीप्स बाउंसिंग। तो
तो इसमें ना तो कोई फिक्स्ड पोजीशन है और ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को पूरा करता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसमें इस किस्म की कोई चीज नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, और दूसरा ये जस्ट मोशन है, लीनियर मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जस्ट ये लीनियर मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 10.3, ये भी आपने ध्यान से देखना है। A student performed 2 experiment with simple pendulum। एक स्टूडेंट ने 2 एक्सपेरिमेंट किए सिंपल पेंडुलम को इस्तेमाल करते हुए। A student performed 2 experiments with simple pendulum। She used 2 bobs of different masses keeping other parameters constant। इसने 2 बॉब्स इस्तेमाल किए डिफरेंट मैसेज के, दूसरे तमाम पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए, दूसरी तमाम चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए। To her astonishment, the time period of simple pendulum did not change। तो जब रिजल्ट आया तो वो हैरान हो गया या हैरान हो गई कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। इसकी क्या रीज़न है, इसको एक्सप्लेन करें। तो वी नो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है जी 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। तो क्लियरली इस फॉर्मूले में आपको मैथ्स कहीं नजर नहीं आता, तो आप लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स। अब आप इसकी रीजन लिख देते हैं, यानी कि यहां पे फॉर्मूले के बाद आपने रीजन लिखनी है इसकी। अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन According to above relation, the time period of simple pendulum is independent of mass। According to above relation, the time period of simple pendulum is independent of mass। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 10.3 A student performed 2 experiments with a simple pendulum। A student performed 2 experiments with simple pendulum। She used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant। To her astonishment that the time period of simple pendulum did not change। Why? एक स्टूडेंट ने 2 एक्सपेरिमेंट किए और इसने सिंपल पेंडुलम के 2 मुख्तलिफ बॉब्स यूज़ किए, मुख्तलिफ मैसेस के बॉब यूज़ किए। बाकी तमाम पैरामीटर जैसा कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उस जगह पे कांस्टेंट रहा होगा, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इसने बिल्कुल कांस्टेंट रखी, बाकी तमाम पैरामीटर इसने कांस्टेंट रखे। तो तमाम पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखने के बाद इसके दोनों एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम आया, जिससे ये हैरान हो गया। तो इसकी रीज़न बताएं कि दोनों मुख्तलिफ मैसेज के बॉब्स के साथ टाइम पीरियड जो है वो सेम आ रहा है, इसकी क्या रीज़न है। रिलेशन है जी T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। तो सिंपल पेंडुलम का
टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होता है मास से। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होता है मास से, उसमें मास नहीं आता। तो अब रीजन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन, ये जो हमने रिलेशन लिखा है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मास पर डिपेंड नहीं करता। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मास पर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 10.4, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। वो कौन सी वेव्स होती हैं जो अपनी प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत जिनको नहीं होती। 10.4, what types of waves do not require any material medium for their propagation। कौन सी वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिनको स्प्रेड होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। What type of waves which do not require any material medium for their propagation। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves do not require any material medium for its propagation। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी इस किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है जो बज़ाहिर बिल्कुल आसान होता है और ये मुफ्त के नंबर होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। What types of waves which do not require any material medium for its propagation। वो कौन सी ऐसी वेव्स होती हैं, वो कौन सी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, plane waves in the ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow water। What change occurs in the speed of the waves। क्वेश्चन है, प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक, जब आप रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जब आप रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, अंडरगो रिफ्रैक्शन, तो उनमें रिफ्रैक्शन हो जाती है। When they move from deep to shallow water, जब waves deep से shallow water में आती हैं, they undergo refraction। What change occurs in the speed of waves। तो स्टूडेंट्स, ये हमने रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में पढ़ा हुआ है। टेन पॉइंट 5, जब वेव्स, पानी की वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में आती हैं, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो क्या होता है, उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। व्हेन वेव्स मूव फ्रॉम डीप पोर्शन टू शैलो पोर्शन, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस। और जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, देयर स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, व्हेन प्लेन वेव्स मूव्स फ्रॉम डीप टू शैलो पोर्शन, जब प्लेन वेव्स रिपल टैंक में डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में आती हैं, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो उनकी वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। देयर वेवलेंथ
decreases. So according to the relation V is equal to F lambda, V is equal to F lambda, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन में वेलोसिटी ऑफ वेव्स या स्पीड ऑफ वेव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन V is equal to F lambda, V is directly proportional to lambda, the speed of waves also decreases. The speed of waves also decreases. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का वन लाइनर आप दोबारा सुन लें, एक लाइन में आप इसका आंसर दोबारा सुन लें। क्वेश्चन ये है कि जब वेव्स रिपल टैंक में प्लेन वेव्स, जब रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं और प्लेन वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में आती हैं, जब प्लेन वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में आती हैं, देयर व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स स्पीड। तो इसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होता है, क्या स्पीड में चेंज आता है। तो जब प्लेन वेव्स रिपल टैंक में डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में आती हैं, उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द रिलेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा देयर स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खत्म हो गए। यूनिट नंबर 10 के 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, पांचों हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद अब हमने स्टार्ट करनी है इसकी सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सॉल्व्ड एग्जांपल भी असल में एक तरह का न्यूमेरिकल ही होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि सॉल्व्ड एग्जांपल इसके आंसर्स, इसका सोल्यूशन आपको बुक के अंदर दिया गया होता है, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एक्सरसाइज के, उसको आपने खुद से सॉल्व करना होता है, उसका आंसर आपको बुक में नहीं दिया जाता। तो अब हम इसकी सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और ये याद रखिएगा जितना एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का पेपर में आने का चांस है, उतना ही चांस सॉल्व्ड एग्जांपल का भी होता है। तो इनको भी आपने मिस नहीं करना। उससे पहले थोड़ा सा आप सुन लें कि न्यूमेरिकल जो पेपर में आता है वो 5 नंबर का होता है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक ए पार्ट में कोई क्वेश्चन, कोई आर्टिकल होता है, और जो उसका बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल होता है, और न्यूमेरिकल के टोटल मार्क्स होते हैं 5। टोटल न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर भी मार्क्स की कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर भी मार्क्स की डिवीजन होती है। सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है, इसका 1 नंबर होता है। गिवन डाटा का 1 नंबर होता है। तो आपने गिवन डाटा प्रॉपर एसआई यूनिट्स के साथ लिखना है, यानी कि अगर कोई डाटा एसआई यूनिट्स में नहीं है तो आपने उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। डाटा आपने प्रॉपर एसआई यूनिट्स में लिखना है। उसके बाद 1 नंबर फॉर्मूला का होता है। आप प्रॉपर एक्यूरेट फॉर्मूला लिखेंगे, उसका 1 नंबर होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है वो फॉर्मूले के अंदर हिडन होती है, तो आपने सही फॉर्मूला लिख के बाद में उसकी वैल्यूज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेंज करना होता है, और जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ को साइड पे एलिमिनेट करना होता है, उस चीज़ को लेकर आना होता है। तो ये आपने न्यूमेरिकल के सोल्यूशन के अंदर ही करना है, मतलब उसे रफ वर्क में नहीं करना। उसके बाद फॉर्मूले के बाद मेन चीज़ जो होती है वो सोल्यूशन। ये न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके 2 नंबर होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, और वैल्यूज पुट करने के बाद
एक दो स्टेप किए बगैर डायरेक्ट उसको सोल्यूशन लिखे बगैर कैलकुलेटर से सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो जब कैलकुलेटर से सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर ही लिख देते हैं तो सोल्यूशन के अंदर से आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। फिर आपके सोल्यूशन के मार्क्स काट लिए जाते हैं तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिखने की बजाय एक दो स्टेप्स में उसको सॉल्व कर लेना है। और लास्ट पोर्शन इसका रिजल्ट। लास्ट पोर्शन इसका रिजल्ट, और रिजल्ट कुछ लोगों के मुताबिक रिजल्ट होता है कि आपने आंसर विद प्रॉपर यूनिट लिख दिया तो आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजल्ट कुछ लोगों के मुताबिक स्टेटमेंट की शक्ल में, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ये वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो जिस तरह वर्ड्स में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसी तरह आपने वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में, वर्ड की शक्ल में ही आंसर लिखना है। सपोज अगर कोई आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है और लेंथ आ गई है 2 मीटर, तो कुछ लोगों के मुताबिक तो ये L इज इक्वल टू 2 मीटर यही आंसर होगा और यही इसका रिजल्ट होगा। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इसको आप प्रॉपर वर्ड्स में लिखेंगे, प्रॉपरली इसको वर्ड्स में लिखेंगे, द लेंथ ऑफ अ बॉडी इज 2 मीटर, ये आपका रिजल्ट होगा। तो ये आपने लाजमी लिखना, और ये अभी से हैबिट डेवलप कर लें कि जो भी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो भी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका रिजल्ट लाजमी लिखना है, उसका रिजल्ट लाजमी लिखना है। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल के मुतालिक कुछ इंस्ट्रक्शन थी, और ये पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि 5 नंबर का और कोई क्वेश्चन नहीं होता आपके पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स का होता है और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला और सबसे कह लें कि आसान पोर्शन है। तो इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, इसको बड़े ध्यान से करना है और बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। तो आज हमने यूनिट नंबर 10 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए हैं। यूनिट नंबर 10 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हमने जस्ट न्यूमेरिकल का थोड़ा सा इंट्रो लिया है, न्यूमेरिकल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे रिवाइज कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन याद कीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला सॉल्व्ड एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।